हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग जैसा सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में देख रहे थे, तो उसको हम लोग कैटेगराइज किए थे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। और लास्ट वीडियो में प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पर हम लोग काम कर चुके हैं। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पर हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग काम करते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पर। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एक्चुअली होगा क्या? तो हम लोग कहेंगे कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कोई जॉब अगर एग्जीक्यूशन में है तो कोई दूसरा जॉब या दूसरा प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को फोर्स कर सकता है सीपीयू रिलीज करने के लिए, ताकि वो जॉब जो है एग्जीक्यूशन में आ जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कोई जॉब इन एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूट अगर कर रहा है तो कोई दूसरा जॉब जो हमारे रेडी क्यू में आया है वो उसको फोर्स कर सकता है कि वो प्रोसेसर रिलीज करे, ताकि उस नए प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए वहां पर। ठीक है। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक बार अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो गया तो वो तब तक रिलीज नहीं करता है जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये मेन डिफरेंस था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। तो कहने का मतलब है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में अ प्रोसेस मे फोर्स अनदर प्रोसेस टू रिलीज द प्रोसेसर। ठीक है। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में जनरली हम लोग दो तरह का यूज करते हैं शेड्यूलिंग टेक्निक। एक होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, और एक होता है रेस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग। तो जिसमें हम लोग बात करें पहले राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इसके नाम से कोरिलेट कर सकते हो। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कह रहे हैं मतलब एक सर्कुलर क्यू मेंटेन होगा प्रोसेसेस का, मतलब जितने भी प्रोसेस हैं रेडी क्यू में उसके लिए वो एक सर्कुलर क्यू बनाएगा। और इसमें क्या होगा कि हर एक प्रोसेस को, जो कि हमारे सर्कुलर क्यू में है, हर एक प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम अलॉट होगा। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम का डिवीजन हो जाएगा, कोई अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइड हो जाएगा, जिसमें कि हर एक प्रोसेस को वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। इस अमाउंट ऑफ टाइम को हम लोग टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कह सकते हैं। ठीक है। इस अमाउंट ऑफ टाइम को टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहा जा सकता है। तो कोई भी प्रोसेस को अगर सीपीयू अलॉट होगा तो वो केवल टाइम स्लाइस के लिए अलॉट होगा। अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया उस टाइम इंटरवल में तो ठीक है, नहीं तो उस क्यू में जो अगला प्रोसेस है उसको फिर सीपीयू मिल जाएगा। उसके साथ भी वही होगा कि टाइम स्लाइस के इक्वल जो टाइम है उतना देर उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर वो अगले प्रोसेस को सीपीयू दे देगा, भले उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो ये एक पैटर्न मैंने एक सीक्वेंशियल वे में, सर्कुलर वे में ये चलता जाएगा जब तक लास्ट प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट को मिलेगा। तो ऐसा तब तक चलता जाएगा जब तक उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को एक समय में टाइम स्लाइस से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जब तक कि उसके बाद वाले सारे प्रोसेसेस को सीपीयू ना मिल गया हो कम से कम एक बार। ठीक है।
तो इस तरह से इसमें काम होगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में, कि एक सर्कुलर क्यू मेंटेन होगा। मतलब हम कह रहे हैं क्या, वो समझ लो कि जैसे मान लो हमारा एक सर्कुलर क्यू मेंटेन हुआ, सपोज करो यहाँ प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, और इसी तरह से चलता गया, और यहाँ मान लो प्रोसेस n है, n प्रोसेसेस है। तो मेरा कहना है कि इसको सीपीयू मिला टाइम स्लाइस के टाइम के बराबर, काम इसका पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, फिर उस टाइम स्लाइस के माने जितना भी टाइम क्वांटम था उतना टाइम बीतने के बाद प्रोसेसर फिर इसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, लास्ट तक मिलेगा, फिर ये यहां से शुरू करेगा। तो ये सर्कुलर वे में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए सारे प्रोसेसेस का। तो ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इसमें रेस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग। रेस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेसेस को रेस्पॉन्स रेशियो, हर एक प्रोसेसेस का रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट कर दिया जाता है, और जिस प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो हाई होता है, मतलब द प्रोसेसेस विद हाइयर रेस्पॉन्स रेशियो विल बी एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट। ठीक है, हाइयर रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट भी इसको कहते हैं इस शेड्यूलिंग को। तो जिस प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो हाई होगा उसको सीपीयू पहले अलॉट होगा। तो अब सवाल उठता है कि रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो रेस्पॉन्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज W प्लस S बाई S, जहां पर W क्या है, तो वेटिंग टाइम, मैंने जितना टाइम बीत गया उस प्रोसेस को रेडी क्यू में, और S है सीपीयू बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम और बर्स्ट टाइम। चलो मिला देते हैं दोनों, मतलब जितना समय उसको लगना है कंप्लीट होने में, वो उसको हम लोग बर्स्ट टाइम कहते हैं किसी भी प्रोसेस का। तो रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट होगा W प्लस S अपॉन S से, जहां पर W वेटिंग टाइम हो गया और S हो गया उसका बर्स्ट टाइम। तो अगर हम बात करें कि कोई स्मॉलर जॉब है, छोटा जॉब है, छोटा प्रोसेस है, तो छोटा प्रोसेस है मतलब उसका बर्स्ट टाइम कम होगा, बर्स्ट टाइम कम होगा मतलब उसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये रेशियो का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली देखो तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि रेस्पॉन्स रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, इनवर्सली उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है मतलब अगर ये छोटा होगा तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो इसका वैल्यू छोटा होगा। तो उसीलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि छोटे जॉब्स के लिए उसका बर्स्ट टाइम जो है वो कम होगा, छोटा होगा, तो रेस्पॉन्स रेशियो उसका हाई हो जाएगा। मतलब शॉर्टर जॉब विल हैव हायर रेस्पॉन्स रेशियो एंड विल बी एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब बड़ा जॉब जो है या बड़ा प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली वेट करता ही रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो वेटिंग टाइम भी यहाँ फैक्टर मेरा इन्वॉल्व है। तो अगर मान लो कोई बड़ा जॉब है तो वो क्यू में अगर लंबे समय से वेट कर रहा है, तब भी क्या होगा कि रेस्पॉन्स रेशियो का जो मान है, जो वैल्यू है, वो बड़ा मिलेगा। कभी न कभी आगे जाकर के जब वो बहुत देर तक वेट कर चुका होगा तब उसको भी सीपीयू अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेड्यूलिंग टेक्निक्स है सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए। तो ये तो चलिए बात हो गया हम लोग की सीपीयू को किस तरह से शेड्यूल करेंगे। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में। या फिर हम लोग बात करें स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। देखो, जब कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ
तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग से हमारा मतलब होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम इन द मेमोरी साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे मेन मेमोरी में रहेगा। तो सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा मेन मेमोरी में रहना चाहिए रन करने के लिए। तुमको ये चीज हम पहले भी कह चुके हैं कि एवरी प्रोग्राम दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन होना है उसको मेन मेमोरी में लाना ही होगा। तो जब सिस्टम हमारा रन कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमेशा हमारे मेन मेमोरी में रहेगा ही। इसके अलावा सिस्टम प्रोग्राम्स भी रहेंगे जो उस सिस्टम को बेटर वे में, एफिशिएंट वे में रन कराने के लिए जरूरी होते हैं, वो भी मेन मेमोरी में रहेंगे। और यूजर्स जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उनको भी हमको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो अगर मान लो मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे मेन मेमोरी में रहेगा एट द सेम टाइम। तो इसीलिए मेमोरी को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। उसको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अमंग प्रोसेसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि एफिशिएंट वे में सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो, एफिशिएंट वे में कंप्यूटर का हमारा जो प्रोसेसिंग है, कैपेबिलिटी है, उसको हम यूज कर सके। तो इसलिए मेमोरी को मैनेज करना जरूरी है। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग टेक्निक होता है, जिसको हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्या क्या होगा उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होगा वो होगा कंटिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन। कंटिग्यूअस स्टोरेज एलोकेशन। अब इसमें क्या होगा भाई, तो कंटिग्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो इस अप्रोच में क्या होता है कि हर एक प्रॉब्लम जिसको कि एग्जीक्यूट करना है उसको कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, हर एक जॉब स्टेप को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट एंटिटी, जिसको कि हम लोग कंटिग्यूअस स्टोरेज एरिया अलॉट करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेप का इनिशिएशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि उतना कंटिग्यूअस स्टोरेज एरिया अवेलेबल हो जहां पर हम उस प्रोसेस को ला सके, मेमोरी में रख सके। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लो, देखो होता क्या है कि जब भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे मेमोरी में है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहते हैं, फिर मेमोरी से हटते भी रहते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो मेन मेमोरी से उसको रिलीज कर दिया जाएगा और वो स्टोरेज एरिया फ्री हो जाएगा ताकि वहां पर दूसरा प्रोग्राम रन कर सके। तो इससे क्या होगा कि कोई कंटिन्यूअसली मेमोरी में प्रोग्राम्स आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, डिफरेंट स्टोरेज एरिया से भी मैंने डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन से भी प्रोग्राम हट सकता है। तो उससे क्या होगा कि टुकड़े टुकड़े में भी हमको मेमोरी अवेलेबल हो सकता है। तो एक स्थिति ये हो सकता है कि अगर मान लो कोई नया प्रोसेस हमारा आया, उसको जितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है उतना मेमोरी खाली है, लेकिन लगातार में नहीं खाली है। जैसे मान लो हम कहेंगे कि उसको 90 किलोबाइट का मेमोरी चाहिए, 90 केबी का, लेकिन है क्या कि 90 केबी का मेमोरी अवेलेबल है लेकिन एक जगह नहीं है, कंटिन्यूअस में नहीं है। बल्कि मान लो ऐसा है कि कहीं 50 केबी का स्टोरेज एरिया अवेलेबल है और किसी दूसरे जगह पर 40 केबी का अवेलेबल है। ये और भी छोटा छोटा पार्ट में हो सकता है। तो क्या होगा भाई, मेमोरी अवेलेबल होते हुए भी वो प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं मिल रहा है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी में नहीं ला पाएगा तो उसको इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। वो वेट करता रहेगा जब तक कि उसको 90 केबी का कंटिन्यूअस मेमोरी न मिल जाए। तो ये डिसएडवांटेज है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये चीज हमारा प्रॉब्लम आता है। हालांकि देखो इसमें भी बहुत सारा टेक्निक होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में कि वो मेमोरी का पार्टीशन कर देते हैं। उसके बाद भी अलग अलग टेक्निक होता है जिसको कि हम लोग बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, ये सब टेक्निक्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो सब तुमको पढ़ना नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिटेल में जाओगे आगे हायर क्लास में, तब वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सारा चीज पढ़ोगे। लेकिन अभी खाली इतना समझ में तुमको आना चाहिए कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब हो गया कि किसी भी प्रोसेस को लगातार में एक सीक्वेंस में उतना मेमोरी मिल जाए। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो हम कहें कि 10 लड़के मूवी देखने गए, कोई 10 तुम लोग फ्रेंड मूवी देखने गए, तो अब क्या है कि अगर तुमने टिकट का डिमांड किया तो वहां पर तुमको टिकट काउंटर पे कहा गया कि देखिए भाई 10 सीट तो हमारे पास है लेकिन एक लाइन में नहीं है। जबकि तुम लोग क्या चाहोगे कि भाई हम लोग 10 फ्रेंड हैं तो 10 एक साथ बैठे। तो लेकिन जब तुम टिकट काउंटर पे गए तो तुमको पता चला क्या कि भाई 10 टिकट तो अवेलेबल है, 10 सीट अवेलेबल है, लेकिन वो एक जगह नहीं है कि कहीं 4 अलग जगह है, 2 अलग जगह है, 2 अलग जगह है, 2 अलग जगह है, इस तरह से। ठीक है, तो सीट्स अवेलेबल होते हुए भी तुम लोग तब क्या करोगे कि टिकट नहीं लोगे अगर साथ बैठना चाहते हो तो वही चीज यहां भी है कि अगर मान लो कि कोई प्रोसेस को किसी अमाउंट ऑफ मेमोरी का जरूरत है, लेकिन उतना मेमोरी खाली है, अवेलेबल है, लेकिन एक जगह नहीं है, तो क्या होगा कि उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो कंटिन्यूअसली मेमोरी एरिया उतना ना मिल जाए। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग फिर आगे बढ़े नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन में किसी प्रोग्राम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। मतलब ये वो सिचुएशन हो गया कि तुमको 10 टिकट लगातार में नहीं मिला, लेकिन तुम लोग आपस में एग्री कर गए कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मूवी अच्छी है, 10 टिकट अगर हम लोग 10 एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 टिकट तो मिल रहा है, ले लिया जाए, जहां जहां बैठे होंगे हम लोग बैठ जाएंगे, जहां जहां सीट मिलेगा। तो ये वही चीज है कि नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन में यही होगा कि जो भी हमारा प्रोसेस है या प्रोग्राम है दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, उसको हम लोग नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एरियाज में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी प्रोग्राम को जो है स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर फिक्स्ड पार्ट में, इक्वल पार्ट में उसको हम लोग डिवीजन उसका कर देंगे। जैसे मान लो 10 लड़के हैं तो उनका डिवीजन कर दिए भाई कि 2-2 का ग्रुप बना दिए। चलो ठीक है, कोई अकेले ना बैठ पाए इसलिए क्या करते हैं कि 2-2 एक साथ बैठेंगे, 10 एक साथ नहीं बैठेंगे, 2-2 एक साथ बैठेंगे। तो ये पार्टीशन उसका डिवीजन हो गया प्रोग्राम का इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, एक या उससे ज्यादा कंपोनेंट जो है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया में स्टोर होगा। हर एक कंपोनेंट को क्या होता है कि कुछ नंबरिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है कि मान लो अगर n डिवीजन है तो 0 से लेकर के n-1 तक या 1 से लेकर के n तक उसका नंबरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम तुमको जो एग्जांपल ले रहे थे कि जो तुमको कह रहे थे कि मान लो 90 KB का रिक्वायरमेंट है किसी प्रोग्राम को मेमोरी में, लेकिन वो एक जगह नहीं है, एक जगह 50 है, एक जगह 40 है। तो अगर मान लो हम वो 90K का प्रोग्राम जो है 90 KB का, उसका हम लोग डिवीजन कर दिए, हर एक डिवीजन को 10-10 किलोबाइट का रखे, तो क्या होगा कि वैसा 9 हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा, 9 कंपोनेंट प्रोग्राम का आ जाएगा। अब ये हो सकता है कि 5 कंपोनेंट को हम वो जहां 50 KB का मेमोरी एरिया अवेलेबल था वहां पर स्टोर कर दिए, और 40 KB का 4 कंपोनेंट जो है उसको हम लोग जहां पर अवेलेबल था वहां स्टोर कर दिए। तो मेरा क्या हुआ कि वो प्रोग्राम हमारा मेमोरी में आ गया, लोड हो गया, अब उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो
नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन में यही होगा कि प्रोग्राम को, मेन चीज तुमको ध्यान रखना है कि प्रोग्राम को स्मॉलर कंपोनेंट्स में, फिक्स्ड साइज कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सबका नंबरिंग कर देते हैं, और फिर वो जहां जहां उसको मेमोरी अवेलेबल होता है वहां पर वो स्टोर हो जाता है। लेकिन चलिए अब यहां भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां का प्रॉब्लम क्या है भाई? तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है कि सारा मेमोरी एरिया जो अवेलेबल था वो हम यूटिलाइज कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा रिक्वायरमेंट जो मेमोरी का है वो नहीं पूरा हो रहा है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि भाई 90 किलोबाइट का मेमोरी अवेलेबल है स्कैटर्ड वे में अलग अलग जगह पर, लेकिन हम जो प्रोसेस ला रहे हैं, जो हमारा क्यू में है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, उसको मेमोरी का रिक्वायरमेंट है सपोज करो 120 किलोबाइट का। तो 90 किलोबाइट का मेमोरी अवेलेबल है लेकिन जरूरत है 120 का। तो इसका मतलब क्या, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा? वो भी करेगा। तो उसका भी एक अलग अलग उसका भी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि भाई वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उस पर अब हम लोग काम करेंगे भाई कि वर्चुअल मेमोरी का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, वर्चुअल स्टोरेज का हम लोग कैसे उपयोग में उसको हम लोग लाते हैं। तो इसमें देखो दो तरह का अप्रोच यूज किया जाता है वर्चुअल स्टोरेज के लिए। फॉर वर्चुअल स्टोरेज टू अप्रोचेस आर यूज्ड इन जनरल। क्या क्या? तो एक होता है प्रोग्राम पेजिंग, और एक होता है प्रोग्राम सेगमेंटेशन। ये दोनों टेक्निक यूज होता है, पेजिंग भी और सेगमेंटेशन भी। तो इन दोनों पर चलो अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो शुरुआत चलो हम लोग करते हैं पेजिंग से। वर्चुअल स्टोरेज यूजिंग पेजिंग, पेजिंग का यूज किया जाए। तो इसमें क्या होगा, पेजिंग जो टेक्निक है उसमें हम लोग किस तरह से मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रोग्राम के साथ क्या किया जाता है, वो चलो हम लोग देखते हैं। तो इस टेक्निक में पेजिंग में क्या होता है कि किसी प्रोग्राम को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं इन फिक्स्ड साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स। कि कोई अगर मान लो प्रोग्राम काफी लेंथी प्रोग्राम है तो उसको हम लोग बांट देंगे, तोड़ देंगे एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, एक फिक्स्ड साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स में, और उसको हम लोग कहते हैं पेजेस है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि जैसे कोई बुक का अगर कंटेंट है, किसी बुक का अगर कंटेंट है बहुत ज्यादा है अगर, तो क्या होता है कि उसके कंटेंट को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक पेज इक्वल साइज का रहता है। ठीक है ना? तो उसी तरह से कि कोई अगर मान लो प्रोग्राम लेंथी है तो उसको वर्चुअल स्टोरेज टेक्निक में क्या किया जाता है कि प्रोग्राम को, जो बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है फिक्स्ड साइज कंपोनेंट्स में। हर एक कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं कि एक पेज है। उन पेज में कुछ वर्ड्स होंगे, मतलब वर्ड से मेरा मतलब यहां पर क्या है, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का वर्डिंग्स। तो हर एक पेज में प्रोग्राम का कुछ न कुछ कंपोनेंट हमारा रहेगा। तो इन दोनों का नंबरिंग होता है। जो पेज में डिवीजन हुआ उन पेजेस का भी नंबरिंग होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से, और हर एक पेज में जो वर्ड्स हैं उनका भी नंबरिंग होगा, वो भी 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसका यूज किया जाता है फिर मैपिंग के लिए कि
हम लोग ये कहें कि मैपिंग का मतलब हो गया कि उसके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे बदला जाता है। तो बदल सकते हैं। अगर मान लो पेज नंबर मेरा है कि कोई पेज नंबर है, वो मेमोरी में कहाँ पर है, हर एक पेज का हमको साइज पता है, तो वो हमको पता चल जाएगा कि किसी पेज का अगर बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट लोकेशन जहां पर है वो अगर हमको पता है, उसका साइज पता है, तो मेमोरी का रेंज मिल गया कि यहां से यहां तक वो पेज मेमोरी ले रहा है। और फिर अगर कोई वर्ड तुमको पता है कि एक वर्ड का नंबर क्या है, तो पहला वर्ड का स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो कोई भी वर्ड का अगर लोकेशन वर्ड का अगर हमको नंबर पता हो तो वो मेमोरी में पेज में पहले तो पेज में कहाँ होगा वो निकल जाएगा, और फिर उसके फिजिकल एड्रेस को भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो वो खैर बाद की चीज है। तो इसमें फिर होगा क्या कि ये मैपिंग के मदद से या फिर इन पेजेस को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक पेज मैप टेबल बनाता है, पीएमटी जिसको कहते हैं। ठीक है, पेज मैप टेबल बनाता है जिसमें वो उनका लॉजिकल एड्रेसेस रखता है, जिसके हेल्प से फिर उसको वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जहां से सीपीयू जो है फिर वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है मेमोरी से, वहां से उसको रीड कर सकता है, वहां से उसको ये देख सकता है कि उसको करना क्या, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकता है। तो अब देखो इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, उसको सीपीयू को जिस पेज का रिक्वायरमेंट होगा वो मेमोरी से रीड करता जाएगा। हाँ, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि देखो हम ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एट द टाइम सारा पेजेस हमारा मेमोरी में लोड हो ही, नहीं भी हो सकता है। केवल वही पेज हमारे मेमोरी में हो सकते हैं कि जो अभी करंट में रिक्वायरमेंट जिनका है, ऐसा भी संभव है। इसीलिए इसको वर्चुअल स्टोरेज का हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में लोड होगा ऐसा यहां पर नहीं है। प्रोग्राम का कुछ कंपोनेंट मेमोरी में रहेगा, कुछ हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा जो सेव करके हम लोग रखे हैं उसका कोड को। तो जितने पेजेस का रिक्वायरमेंट है वो हमारा मेमोरी में था। अब मान लो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में क्या हुआ कि किसी पेज का रिक्वायरमेंट आया सीपीयू को, और वो पेज मैप टेबल में ढूंढा कि भाई वो पेज कहां है, तो वो पेज उसको नहीं मिला तो वो क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, उस पेज के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो उस पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो फिर सीपीयू क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो पेज नंबर वो ढूंढेगा तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज में, वहां से वो फिर वो पेज को, अगर वो उसको मिल गया सेकेंडरी स्टोरेज में वो पेज, तो उसको वो ट्रांसफर कर देगा क्या कहते हैं मेन मेमोरी में, और वो पेज मैप टेबल को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि एक नया पेज मेरा आया मेमोरी में, तो उसके लिए हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ना कि वो नया पेज मेरा किस मेमोरी में आया है, किस मेमोरी एरिया में स्टोर हुआ। ठीक है, तो ये चीज जो होता है कि ऑन रिक्वेस्ट कोई नया पेज को हम लोग मेमोरी में लाए, ये कहलाता है पेज इन कहलाता है। ठीक है, तब क्या होगा कि पेज मैप टेबल भी मॉडिफाई होगा, और तब फिर हमारा क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग है वो रिज्यूम करेगा। कभी ऐसा भी संभव है कि जो पेज का रिक्वायरमेंट है वो पेज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में मिल तो गया, लेकिन उसके लिए मेमोरी जो है, मेमोरी एरिया उसके लिए अवेलेबल नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है जहां पर वो लोड हो जाए। तब वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि किसी पेज को जिसका की रिक्वायरमेंट नहीं है अब एग्जीक्यूशन में, उसको वो वापस भेज देगा सेकेंडरी स्टोरेज में जगह बनाने के लिए। तो किसी पेज को अगर वो वापस सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में भेज दिया तो फिर नए पेज के लिए जगह बन गया, फिर वो आ जाएगा यहाँ पर। तो एक पेज जिसको कि वापस सेकेंडरी स्टोरेज में भेजा गया है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा पेज आउट। पेज अगर मेमोरी में आया तो पेज इन, मेमोरी से अगर सेकेंडरी स्टोरेज में गया पेज आउट, और ये प्रोसेसिंग दोनों काम करने का वो कहलाता है स्वैपिंग। स्वैप किया जा रहा है ना। तो
ये चीज होता है कि फिर क्या कहते हैं कि जिस पेज को फिर सेकेंडरी स्टोरेज में भेजेगा तो उसके बाद फिर से वो पेज मैप टेबल को मॉडिफाई करेगा और एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा। लेकिन अगर मान लो कि वो मिला ही नहीं सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, ऐसे तो मेन मेमोरी में जब पेज नहीं मिलता है तो उसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि मेमोरी में अगर मान लो किसी पेज का रिक्वायरमेंट हुआ और वो मेन मेमोरी में नहीं मिला तो वो पेज फॉल्ट कहलाया, तो वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज से ले आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सेकेंडरी स्टोरेज में ही वो नहीं मिलेगा तब फिर उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, फिर वो एरर आ जाएगा उसके एग्जीक्यूशन में। तो ये मेन चीज हुआ तुम्हारा पेजिंग में, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग क्या देखे कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होगा, राउंड रॉबिन, रेस्पॉन्स रेशियो शेड्यूलिंग, फिर स्टोरेज मैनेजमेंट में आए। स्टोरेज मैनेजमेंट में हम लोग देखे कि कंटिग्यूअस मेमोरी का एलोकेशन भी हो सकता है प्रोग्राम को, और नॉन कंटिग्यूअस भी हो सकता है। नॉन कंटिग्यूअस जब हो सकता है तो उसके हेल्प से फिर हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग प्रोग्राम को नॉन कंटिग्यूअस एरिया में स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है वर्चुअल स्टोरेज यूज करने का, वो भी किया जा सकता है। और उसमें दो तरह का टेक्निक हम बताए, एक तो तुम्हारा होगा क्या कहते हैं पेजिंग, और दूसरा होगा सेगमेंटेशन। तो पेजिंग हम लोग देख चुके, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि सेगमेंटेशन इसमें हो नहीं पाएगा जितना टाइम लिमिट होता है। तो सेगमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग वहां पर कंक्लूड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।